मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में जो बारिश है वो मुश्किलें बढ़ा रही है। कई जगह पानी भरा हुआ है, कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है। मुंबई में सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तटीय निचले इलाकों में भी, इन क्षेत्रों में भी बीएमसी ने अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर पूरे मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस बीच मुंबई के चूना भट्टी में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इस इलाके में अभी क्या हालात है चूना भट्टी में, संवाददाता शुभम पांडे की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चूना भट्टी इलाके में, जहां पर आप देखिए कि बीती रात से हो रही लगातार मूसलाधार बरसात के बाद यहां पर भी जलभराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है। आप देखिए इस वक्त तस्वीरें, ये सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। और जो भी आप इस वक्त तस्वीर में देखिए, जो भी वाहन चालक हैं, 2 पहिया वाहन चालक, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गाड़ियां जो हैं वो, आप पानी का जो जलस्तर है वो देख सकते हैं कि टायरों तक जो है पानी जो है वो पूरा यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। ये जो इलाका है ये स्टेशन की तरफ जाता है और तमाम जो लोग हैं जो स्टेशन से इस तरफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आना चाहते हैं या स्टेशन जाना चाहते हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसके बाद कई इलाके, चाहे सायन हो, चूना भट्टी हो, माटुंगा हो, परेल हो, अंधेरी हो, मलाड हो, गोरेगांव हो, तमाम ऐसे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इसी तरीके की आज आपको तस्वीर निकलेगी। क्योंकि आसमान से आफत की बरसात जो है वो आज मुंबई वासियों को देखने को मिल रही है। और मुंबई में पिछले 3 दिनों से अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। न सिर्फ मुंबई बल्कि पालघर, थाने, रायगढ़, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, ऐसे कई जो शहर हैं वहाँ पर भी इसी तरीके की बरसात जो है आज आपको देखने को मिलेगी। और जब बरसात ज़्यादा होती है तो वाटर लॉगिंग, यानी जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद ट्रैफिक की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। हालांकि आज बीएमसी और पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ज़रूरत हो ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। हालांकि आज सोमवार का दिन है, कामकाजी का दिन है, तो ऐसे में लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है, अपने वर्किंग हाउस जाने पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों से अपील की है कि अनावश्यक जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, ताकि ट्रैफिक की समस्या ना हो और जगह जगह जिस तरह से जो वाटर लॉगिंग हुई है उससे आप जो है वो बच सकें। तो मुंबई के चूना भट्टी इलाके से शुभम पांडे की रिपोर्ट आपने देखी। और मुंबई का सायन का इलाका भी, यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। ये इलाका सायन का है, कई जगह पानी भरने से परेशानी खड़ी हो गई है। शुभम पांडे की इस इलाके से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में आज सुबह से ही रिमझिम मूसलाधार बरसात हो रही है और आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और पिछली रात से ही बरसात होने की वजह से आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि मुंबई के सायन इलाके में आप किस तरीके से जो जलभराव की स्थिति है वो एक बार उत्पन्न हो चुकी है। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है और यहाँ पर चंद घंटों की बरसात में यहाँ पर जो पानी है वो घुटनों तक जो है वो जमा हो जाता है। तस्वीरों में आप देखिए कि रात से ही बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 3 दिनों तक अलर्ट जो है वो जारी किया था। उसके बाद आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि कैसे वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो मुंबई के कई इलाकों में इस वक्त उत्पन्न होना शुरू हो चुकी है। अगर इसी तरीके से बरसात अगले कुछ घंटे तक होती रही तो जाहिर सी बात है मुंबई के कई इलाके जो है वो इसी तरीके से जलमग्न हो जाएगी। तस्वीरों में आप देखिए, जहाँ तक आपकी नजर आएगी, सुबह का वक्त है, रात से ही मुंबई हो या उससे सटे पालघर जिले हों, थाने हो, तमाम जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रायगढ़ हों, वहाँ पर बरसात जो है वो रात से ही हो रही है। और इंद्र देवता का जो कहर है वो आप इस वक्त मुंबई वासियों के ऊपर आप देखते हुए दिखाई देंगे कि किस तरह से बरसात का जो मौसम है वो इस वक्त अगस्त के महीने में किस तरह से जो बरसात हो रही है। और न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कई अलग अलग हिस्सों में भी आपको इसी तरीके की मूसलाधार बरसात आपको देख मिले। जहाँ तक आपको तस्वीरें देखने मिलेगी कि वहाँ तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ और जो पानी है वो दिखाएगा। ये काफ़ी निचला इलाका है, चंद घंटों की बरसात में यहाँ पर पानी जो है वो जो है लग जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से जो मुंबई में इस वक्त बरसात होती हुई दिखाई दे रही है, मौसम विभाग ने और बीएमसी ने, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। और इसी तरीके की अब तस्वीर जो है मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में दिखनी शुरू हो चुकी है। आसमान से आफत की बरसात मुंबई, पालघर, थाने, कोल्हापुर, सांगली, तमाम ऐसे जो ज़िले हैं, तमाम ऐसे जो शहर हैं, वहाँ पर इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। तो आपने कई इलाकों से तस्वीरें दिखा रहे हैं शुभम पांडे हमारे सहयोगी। अब मुंबई के कुर्ला इलाके से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ से रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, किसी स्विमिंग पूल या तालाब में, तो बिल्कुल गलत है। ये मुंबई की सड़कें हैं, मुंबई का कुर्ला इलाका है, नेहरू नगर। और आप देखिए
कि दोनों तरफ चाहे अप और डाउन दोनों तरफ की बात करें तो पानी पूरा जो है वहाँ पर आपको यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देगा। तस्वीरों में देखिए, ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको इसी तरीके की आज तस्वीर देखने को मिलेगी। स्कूलों में बच्चों की जो है वो छुट्टी कर दी गई है क्योंकि बरसात इस वक्त मुंबई में ज़्यादा है। ये देखिए दोनों तरफ जो सड़कें हैं पूरी तरीके से अब तब्दील हो चुकी हैं। ये हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल की तरह आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ पर देखिएगा गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं। बच्चों को भी स्कूल से जो है छुट्टी कर दी है। मुंबई में पिछले कुछ घंटों से तेज़ बरसात हो रही है, जिसके बाद जो निचला इलाका है वो अब यहाँ पर जलभराव की स्थिति जो है, आपको वाटर लॉकिंग की समस्या जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों में आपको आज दिन भर देखने को मिलेगी कि आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से जो पानी का जमाव है वो जो अप है वो कितना हो जाता है। मैं खुद इस वक्त उसी सड़क पर मौजूद, ये आम जब बरसात नहीं होती तो आम दिनों पे लाखों गाड़ियां यहाँ पर से गुजरती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि जब बरसात हो जाती है सड़क पर पानी जमा हो जाता है तो कई सारे लोग इस रास्ते से आना अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहें कि जिस तरह से जो बरसात हो रही है मुंबई में, जो लगातार बरसात हो रही है, अगर इसी तरह से आफत की बरसात मुंबई में होती रहे तो आने वाले हम कह सकते हैं कि कुछ घंटे मुंबई और उसके आसपास के जिलों के लिए बेहद भारी हो सकते हैं। तो आप अलग अलग इलाकों से तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन तेज बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। अब आपको अंधेरी सबवे के हालात दिखाने जा रहे हैं। पानी किस तरह से भरा हुआ है अंधेरी सबवे में। लगातार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे बंद हो गया है। ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। गोखले ब्रिज की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है। अंधेरी सबवे अचानक से बढ़ जाता है जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। ये देखिए अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं, इसे एहतियातन बंद कर दिया गया है फिलहाल और पूरा ये लबालब भर गया है। आवाजाही यहाँ रोक दी गई है और डाइवर्ट किया जा रहा है रूट को। देखिए आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है और डाइवर्ट किया जा रहा है। जो भी इस इलाके से आ रहे हैं या जा रहे हैं उन्हें रोक दिया गया है अंधेरी सबवे की तरफ। अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं तो बड़े कदम उठाइए और डाइवर्ट किया गया है रूट, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एक और मुसीबत आ गई है। मुंबई के चेंबूर में लैंडस्लाइड हो गया है जिसकी वजह से दहशत है। सह्याद्री नगर में 2 से 3 घर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं है, गनीमत है, राहत की बात है। लेकिन ये देखिए ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए ये 2 से 3 घर। ये मकान जो बने हुए थे भरभरा कर पूरी तरह से टूट कर धराशायी हो गए हैं। तेज बारिश के बाद जर्जर हो गए थे ये मकान और फिर इस तरह का हादसा हो जाता है। चेंबूर इलाके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चले हैं। मुंबई में तेज बारिश लगातार हो रही है। कल रात से तेज बारिश हो रही है मुंबई में और इस वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। इमारतें जो पहले से ही जर्जर थी उन मकानों का ये हाल हो गया है। चेंबूर में लैंडस्लाइड की भी घटना सामने आई है। दूसरी तरफ घर जो है, जो मकान है लोगों के, वो इस तरह से धराशायी हो गए तेज बारिश के बाद। गनीमत ये रही कि समय रहते इसे खाली करा लिया गया था और कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब मुंबई की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अंधेरी सबवे के हालात है जो कि आप देख रहे हैं। अंधेरी सबवे से आवाजाही पूरी तरह बंद है। लोगों को एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा गया, डाइवर्ट कर दिया गया रूट। दूसरी तरफ चेंबूर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मकान कैसे धराशायी हो जाता है लैंडस्लाइड की वजह से। बहुत ज़्यादा दहशत है इस इलाके में। निचले इलाकों में कहा जाता है चेंबूर। और शुभम पांडे और ज़्यादा ताज़ा स्थिति बताने के लिए इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, हाई टाइड का भी अंदेशा है आज। तेज़ बारिश लगातार हो रही है। प्रशासन की ओर से, बीएमसी की ओर से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल निधि जी, बीती रात से ही मुंबई हो, पालघर हो, थाने, रायगढ़, ये तमाम ऐसे जो जिले हैं वहाँ पर मूसलाधार बरसात हो रही है।
और मुंबई में चंद घंटों की बरसात और आपको भी पता है कि सड़कों पर पानी पानी हो जाते हैं। तमाम दावे जो बीएमसी हर साल पहले बरसात से पहले कहते हैं कि इस साल मुंबई के सड़कों पर पानी नहीं लगेगा, और जब कुछ घंटों की बरसात होती है तो गटर पूरी तरीके से जब पैक हो जाता है तो पानी जो है सड़कों पर आ जाता है। और ये देखिए तस्वीरें मुंबई के चेंबूर इलाके की। आज आपको मुंबई के हर कोने में, हर निचले इलाके में आज आपको इसी तरह की तस्वीर मिलेगी, क्योंकि इंद्र देवता बीती रात से ही मुंबई में गरज रहे हैं और बरस रहे हैं। और जैसे ही जब बरसात शुरू हो जाती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या शुरू हो जाती है। और आज देखिए बीएमसी ने जब देखा कि ज़्यादा बरसात हो रही है तो एहतियातन के तौर पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। लेकिन मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिए। ट्रैफिक की समस्या जो है वो भी उत्पन्न होनी शुरू हो चुकी है। लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर ना निकले और ज़रूरत ना हो तो कामकाज पर भी ना आए। हालांकि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, मुंबई की धड़कन जो कही जाती है, उसके हार्बर लाइन पर भी थोड़ी सी रेलवे ट्रैक पर पानी भरी है तो वहाँ पर भी दिक्कत है। अगर आप मुंबई से नवी मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको इसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है मुंबई का चेंबूर इलाका, और यहाँ से मुंबई से थाने, वाशी, नवी मुंबई, यहाँ से तमाम जो गाड़ियाँ जाती हैं वो इन्हीं दिक्कतों का सामना करके आ जाना पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए मुंबई के परेल हो, हिंद माता हो, वर्ली हो, सायन हो, अंधेरी सब्वे हो, मलाड हो, लालबाग इलाका हो, ऐसे तमाम ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर इसी तरीके की तस्वीर, इसी तरीके का जो जलभराव है वो आज देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से करोड़ रुपए का जो बजट बीएमसी निकालती है मुंबई की सड़कों पर, वो पूरी तरीके से स्वाहा होते हुए इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। हर साल दावे किए जाते हैं कि गटर की सफाई हो गई, नाले की सफाई हो गई, लेकिन नतीजा यही होता है कि चंद घंटे की बरसात और लोगों को दिक्कतों का सामना, और तमाम जो आप टैक्स पे करते हैं उसके बाद ये सारी तस्वीरें आपको मुंबई वासियों को हर साल देखने को मिलती है। कोई नई बात नहीं है, हर बार जब बरसात होती है, कुछ घंटों की बरसात होती है तो इसी तरीके से मुंबई में चारों तरफ पानी पानी और जो है ये और ढाक के 3 पात वही हालात हर साल हो जाते हैं बारिश में मुंबई में। शुभम, जो दर्शक इस वक्त हमें जुड़ रहे हैं हमें TV9 भारतवर्ष के साथ, उनको बताइए ज़रूर कि कहां-कहां रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि मुश्किलों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, देखिए अगर आप दादर की तरफ आना चाहते हैं तो इस तरफ ना आए क्योंकि रूट डाइवर्ट कर दिया है। उसके अलावा वर्ली की तरफ की जो जाना चाहते हैं तो उसे रूट डाइवर्ट कर दिया। अंधेरी जो सबवे है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर या हाजी अली की तरफ आप जाना चाहते हैं तो वो रूट पर भी ना जाए क्योंकि उसे भी डाइवर्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर चेंबूर की तरफ जाना चाहते हैं तो उसे भी डाइवर्ट कर दिया गया है। अपना ध्यान रखिए और रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ से भेजते रहिए। जैसा कि शुभम बता रहे थे कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, एहतियातन कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जल निकासी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं कमोबेश हालात देश की राजधानी दिल्ली का भी है। देश की राजधानी है कि दोनों तरफ, एक तरफ आर्थिक राजधानी है, दूसरी तरफ देश की राजधानी है, दोनों तरफ बाढ़ बारिश का खतरा है, संकट है। दिल्ली पर बात करें तो बाढ़ का खतरा है क्योंकि मुंबई में भी बारिश से हाल बेहाल है। जैसा कि शुभम बता रहे थे, मुंबई के कई इलाकों में बारिश से परेशानियां खड़ी हो रही हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको तस्वीरें दिखाई हैं। मुंबई में जाम लग गया है, कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हो गई है और बाढ़ का खतरा है। सबसे ज़्यादा मुसीबत ये है कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है दिल्ली पर। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है दरअसल, और बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के करीब है। 205.03 मीटर के करीब पहुंचा है जो लेवल है पानी का। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हो गए हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है, जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा है। TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी इन्हीं निचले इलाकों में मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कैसा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। ठीक यमुना के बीच से नाव से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यमुना उफान पर है। आप तस्वीरें देखिए और खुशी ज़ारा आसपास के इलाके में भी दिखाइए किस तरीके से जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और आप देख पाएंगे किस तरीके से यमुना जो है वो दिल्ली में उफान पर है। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यमुना का जल स्तर है वो 205 मीटर के करीब पहुंच गया है।
और ख़तरे का जो लेवल है दिल्ली के अंदर वो 205.33 मीटर है, यानी कि उसके बेहद करीब। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देर शाम या रात तक ये जो जल स्तर है वो 206 मीटर तक पहुंच सकता है। उसकी वजह ये है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था कल 1 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा, और अभी भी हज़ारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा, खासकर वो इलाके जो कि निचले इलाके हैं। खुशी जरा उस तरफ दिखा दीजिए किस तरीके से ये जो यमुना के स्तर तय हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बस्ती भी आपको नज़र आ रही होगी। इस तरीके के जो लोग हैं उनको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप इन इलाकों में ना रहें। खासकर खादर का इलाका है, यमुना की निचले जगह है, वहाँ पर मुनादी की जा रही है प्रशासन द्वारा और कहा जा रहा है कि आप इन इलाकों में ना रहें क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में आखिर बाढ़ का खतरा है क्यों, क्योंकि हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। लगभग 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इतनी बड़ी तादाद में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी संभव है। कई इलाके ऐसे हैं जो अब भी बढ़ोतरी हो चुकी है। बैराज का पानी आने से लगभग 2 दिन लग जाएंगे और चेतावनी स्तर जो है वो 204.5 मीटर खतरे का निशान है, और जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है। यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में पानी बढ़ रहा है। निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। पिछले साल इसी कारण से दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और अब कुछ ऐसे ही हालात इस साल भी बन गए हैं। और यमुना के जलस्तर का खतरे के निशान के करीब पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त है, ये बता रहे हैं संवाददाता जितेंद्र भाटी। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराने रेलवे ब्रिज पर, और यहां पर आप देखेंगे तो यमुना का जो वाटर लेवल है वो आपको यहाँ पर जो ख़तरे का निशान है 205.33 मीटर उसके बेहद करीब पहुँच चुका है। आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि सामने जो वाटर लेवल लगा हुआ है 205 के बेहद करीब पहुँच चुका है। और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात तक जो ये वाटर लेवल है वो 206 को भी पार कर सकता है, यानी कि 206 तक पहुंच सकता है, जो कि ख़तरे के निशान 205.33 मीटर से काफ़ी ऊपर है। और ये चेतावनी जारी की गई है दिल्ली के आसपास, जो यमुना के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए, कि वो खाली कर दें उन जगहों को जो कि निचली जगहें हैं जहां पर पानी भर सकता है। और इस सब के पीछे बताई वजह ये जा रही है कि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो हथनीकुंड बैराज है उसके सभी के सभी गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं। और जब भी दिल्ली में यमुना के लेवल की बात की जाती है, ये तो कई जगह हैं, लेकिन यहाँ का जो लेवल है उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। खुर्शीद जरा आप दिखाइए, यहाँ पर आप देखेंगे जो यमुना का जलस्तर है वो 205 मीटर के बेहद करीब हो गया है। बात यही नहीं रुकने वाली, जो चेतावनी एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक आज शाम तक या रात तक ये जो जलस्तर है ये इसके 1 मीटर और ऊपर जा सकता है। यानी और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज की 2 सियासी बड़ी खबरें हैं और पहली खबर आपको बता दें उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन मुंबई से रवाना हो चुके हैं। सुबह 11:15 बजे की इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कुछ देर में पहुंचने वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर राधाकृष्णन को छोड़ने आए फडणवीस और आशीष शेलार। और जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री छोड़ने आए थे सीपी राधाकृष्णन को एयरपोर्ट पर, उस वक्त की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको आगे रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष शेलार भी मौजूद थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, और एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन। कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन, अब आपको नाम के साथ बता रहे हैं डिटेल में। सीपी राधाकृष्णन, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 में तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। शिक्षा बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने की है। शुरुआत इनकी जो राजनीति में हुई वो दरअसल राजनीति से पहले आरएसएस स्वयंसेवक के तौर पर हुई। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल 31 जुलाई 2024 से हैं।
राजनीतिक सफर इनका क्या रहा आपको बता रहे हैं। 1998 से 1999 में कोयम्बटूर से सांसद रहे, 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे, 2016 से 2020 तक कोर बोर्ड अध्यक्ष रहे, 2020 से 2022 तक बीजेपी के केरल प्रभारी रहे, 2023 के बाद झारखंड के राज्यपाल रहे, अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल और फिर 2024 से लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए अभी तक। और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं से फोन पर बात की है। स्टालिन से, नवीन पटनायक से और जगन मोहन रेड्डी से बातचीत हुई है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं से राजनाथ सिंह ने सीधा संपर्क साधा है। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा गया है, सपोर्ट मांगा गया है। आज नड्डा, जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू भी विपक्षी नेताओं से बातचीत करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि एनडीए का राधाकृष्णन पर यह दांव क्यों है। कुछ और ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं। दरअसल ओबीसी वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश है इनके जरिए। दूसरी बड़ी बात, तमिलनाडु केरल विधानसभा चुनाव पर नजर है। एनडीए की दक्षिण भारत में पैठ बढ़ाने की बीजेपी की भी कोशिश है। डीएमके या एआईएडीएमके जैसे जो दल हैं, घटक हैं, उन दलों को संकट में डाला और संघ और समर्पित विचारधारा को अहमियत देने की एक तरह से कोशिश है इनके नाम के साथ। तो इनके नाम पर लगातार दांव आगे रखा जा रहा है। और भी डिटेल ये आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो एक्टिव हो चले हैं। सूत्रों का दावा है कि विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अब विपक्ष कहां का रुख करेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन विपक्ष में नेता, अहम नेता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं, सुझाव भी मांग रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाई जा रही है। विपक्ष के उम्मीदवार के नाम पर सुझाव मांगे गए हैं खड़गे की ओर से। सूत्रों का दावा यह है कि दूसरे दलों के सुझाए नाम पर भी विचार होगा विपक्ष में। और विपक्ष की उम्मीदवारी पर जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि इंडिया गठबंधन के कुछ दल नहीं चाहते उम्मीदवार, ये सूत्र बता रहे हैं। विपक्ष का उम्मीदवार नहीं उतारना चाहते, सूत्र कह रहे हैं। क्रॉस वोटिंग होने पर बिहार चुनाव पर असर पड़ सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है चुनावों से जुड़ी हुई, उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। विपक्ष का उम्मीदवार चाहती है टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस ने पत्ते खोल लिए हैं और कहा है कि विपक्ष का उम्मीदवार होना चाहिए, एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार हो, ये टीएमसी का कहना है। तो अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, कुछ और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। तो इंडिया गठबंधन की ओर से अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है, तो ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन एनडीए किस तरह की रणनीति बना रही है, सीपी राधाकृष्णन को लेकर भी क्या सहमति बना पाएंगे राजनाथ सिंह, ये बताने के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं। आनंद, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आम सहमति बन पाएगी, क्योंकि खुद राजनाथ सिंह की तरफ से संपर्क साधा गया है। एनडीए के भीतर क्या मंथन चल रहा है? जी बिल्कुल, सहमति बन पाएगी इस बात की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह ने और जेपी नड्डा ने पहले भी अपोजिशन के नेताओं से बात की थी। तब अपोजिशन के नेताओं ने कहा था कि आप अपने उम्मीदवार का नाम बताइए, फिर हम फैसला करेंगे। अब जो उम्मीदवार का नाम तय हो चुका है, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं, तो उसके बाद राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं को फ़ोन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, स्टालिन हो और नवीन पटनायक हो, जगन मोहन रेड्डी हो, तो इसमें से ज़्यादातर ने ये कहा कि हम अपनी पार्टी में और विपक्ष के बाकी नेताओं से बात करके आपको रिवॉर्ड करेंगे। जगन मोहन रेड्डी का जरूर ये बताया जा रहा है कि उनका जो अप्रोच था, उनका जो जवाब था, बड़ा सॉफ्ट था। तो इस बात की संभावना है कि जगन मोहन रेड्डी जो है वो समर्थन दे सकते हैं एनडीए कैंडिडेट को। लेकिन बाकी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद तय करके बताएंगे। और ज़्यादातर विपक्ष के नेता जो हैं वो ये चाहते हैं कि कैंडिडेट उतारा जाना चाहिए। जैसे कि आपने टीएमसी के बारे में बताया, टीएमसी चाहती है कि अपोजिशन को अपना कैंडिडेट देना चाहिए। वहीं कई विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। तो जाहिर तौर पर आज शाम को 5:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एक बैठक रखी गई है विपक्ष के नेताओं की, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। जो विपक्ष के नेता दिल्ली में नहीं है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, जिसमें स्टालिन समेत तमाम नेता हैं जो दिल्ली से बाहर है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। और उस बैठक में तय होगा कि विपक्ष क्या अपना उम्मीदवार उतारेगा कि नहीं उतारेगा।
विपक्ष के नेताओं का कहना है कि हमें ये पता है कि जो एनडीए कैंडिडेट है वो बड़ी कंफर्टेबल मार्जिन के साथ वो जीत जाएगा, लेकिन यहाँ सवाल जो है मैसेजिंग का है और ऑप्टिक्स का है। तो ऐसे में कैंडिडेट उतारा जाना चाहिए, मैसेजिंग जरूरी है। मैसेजिंग बहुत जरूरी है, बड़ी बात आपने बताई, लेकिन क्या निर्विरोध चुने जाएंगे सीपी राधाकृष्णन, इस पर एक सवाल है। संदेह की स्थिति है कि क्या विपक्ष के तौर पे उम्मीदवार कोई आता है सामने। इस पर बताने के लिए कि इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है, कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, बताया जा रहा है कि अब आज शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर एक बैठक होनी है, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि पूरा ऑपोजिशन चाहता क्या है, लेकिन टीएमसी ने तो कह दिया है कि होना चाहिए उम्मीदवार विपक्ष का। देखिए, ज़्यादातर विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि भले ही संख्या बल ना हो, हार निश्चित हो, लेकिन जो विचारधारा की बात है उस लिहाज से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का ये मानना है वो कांग्रेस का ना भी हो, लेकिन विचारधारा में वो जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ होना चाहिए। हालांकि कुछ दलों का कहना है कि सरकार सत्ता में है, सत्ता जो है वो आंकड़े जुटा लेती है, आंकड़े बढ़ा लेती है दबाव डालकर ईडी सीबीआई का। ऐसे में बिहार चुनाव के पहले मनोबल ना टूटे, इसलिए उम्मीदवार ना दिया जाए। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो वोटर मताधिकार यात्रा उनकी चल रही है बिहार में, औरंगाबाद से गया की ओर बढ़ रही है, उस यात्रा के बाद राहुल गांधी कल 19 तारीख की शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। तो माना जा रहा है कल देर शाम या परसों राहुल गांधी अवकाश पर रहेंगे यात्रा में, तो इस पर कोई फैसला होगा। लेकिन कुल मिलाकर निशाने पर विपक्ष के सबसे पहले, इन सारी बातों से पहले चुनाव आयोग है, SIR का मुद्दा है, चुनावी धांधली का मुद्दा है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सभी दल इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। और जो आज सुबह खड़गे के दफ्तर में बैठक हुई, उस बैठक में भी कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाए इस पर प्रस्ताव आया। हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष खासा नाखुश है। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उसका कहना है कि उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, उल्टे सरकार के एजेंट के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं। जी, बड़ी बात है। अब देखना होगा कि विपक्ष की जो रणनीति है, मंथन के दौरान क्या कुछ तय होता है, विपक्षी नेताओं के बीच में क्या आम सहमति बन पाती है, कौन कौन से नेता, कौन कौन से दल आगे निकल कर आते हैं कि विपक्ष का उम्मीदवार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विक्रांत आपका भी, और एनडीए की रणनीति क्या होगी ये बताने के लिए आनंद आपका भी शुक्रिया। और एक और सियासी खबर आज की है, वो है मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया, लामबंद हो गया। सीईसी को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई, बैठक में महाभियोग लाने का प्रस्ताव भी आया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सीईसी का जो रुख रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस पूरे मामले पर वो कितना निष्पक्ष है। ऐसे में विपक्ष की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है और संभव है कि महाभियोग लाने पर भी प्रस्ताव आगे बढ़ा है। फिलहाल अंतिम फैसला कुछ हो नहीं पाया। और अब आपको राहुल गांधी के आरोप और सीईसी ने जो जवाब दिया है वो सुनाने जा रहे हैं। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद।
और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि कहा है कि आयोग बीजेपी के इशारों पर चल रहा है। चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों का भी जवाब दिया। हमारी मांग इतनी है कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। और मैं आपसे खुल के कह रहा हूं, 17, 19, 22, 24 समाजवादी पार्टी की एक भी शिकायत पर एक भी अधिकारी हटाओ। और उससे पहले अगर बीजेपी ने कोई शिकायत अगर एसडीएम की कर दी होगी, एक एसओ की भी कर दी होगी, सीओ की भी कर दी होगी, तो आप सोचिए उसको हटाया गया। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ममता जी को जब चुनाव हराया गया था, जिस विधानसभा में वो हारी थी, इलेक्शन कमीशन सीधा एसओ से बात करता था। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। तो ईसी ने साफ कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि सभी दल समकक्ष हैं। चुनाव आयोग के लिए न कोई विपक्ष है, न सत्ता पक्ष है।